Hello students, welcome back to Blueprint Digital. This is your own शालिनी मैम. जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. मैंने इस वीडियो की इस चैप्टर की 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की. फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ फूड मैनेजमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है फूड रिसोर्सेज के मैनेजमेंट की, वो हमने पढ़ा था. उसके अंदर उसमें डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट टाइप ऑफ रैबी और हमने खारिफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था. फिर मैंने दूसरी वीडियो के अंदर आपको बताया था कि फूड रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए हमारे को 3 टेक्निक्स इंडिया में यूज़ की जाती है. जो सबसे पहली थी क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट. इम्प्रूवमेंट कैसे की जाती है क्रॉप वैरायटी की, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जीन्स इंट्रोड्यूस करके, ठीक है. और उसके फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सब हमने डिटेल में पढ़ा था अपनी सेकंड वीडियो के अंदर. सेकंड टेक्निक जो जिसके ऊपर वर्क किया जाता है दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और थर्ड होती है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. तो प्रोटेक्शन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी. इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर हमारी 3 कैटेगरीज आती हैं, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट और इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न्स. तो ये हमारे 3 आते हैं इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर. सबसे पहला है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. न्यूट्रिएंट बेसिकली होते क्या है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक तरह से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ठीक है. इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो कि प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उनकी डेली की एक्टिविटीज़ कंडक्ट करने के लिए. जैसे हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, आयरन, ये सब रिक्वायर्ड होते हैं. वैसे प्लांट बॉडी को भी कुछ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. अब ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलते कहाँ से हैं? उसके 3 ही सोर्सेज हैं, एयर, वाटर और सॉइल. क्योंकि इन्हीं 3 एलिमेंट्स, इन्हीं 3 सोर्सेज के कांटेक्ट में प्लांट्स रहते हैं, या तो एयर के या वाटर और सॉइल. वाटर भी कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है. तो इन्हीं 3 एलिमेंट्स के कांटेक्ट में रहते हैं प्लांट्स और जिनसे ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं. नाउ प्लांट रिक्वायर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच आर सप्लाइड बाय एयर, वाटर एंड सॉइल. तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे प्रोवाइड किया जाए प्लांट्स को, कितनी क्वांटिटी में चाहिए होता है, किस टाइम चाहिए होता है और कैसे प्रोवाइड किया जाना चाहिए, दैट कम्स अंडर द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. टोटल 16 मेजर एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड. जो टोटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं या एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं नंबर 16. प्लीज़ इसको स्टार मार्क कर लीजिए. 16 एलिमेंट्स चाहिए होती हैं, जिसमें से जो 3 एलिमेंट्स होते हैं एयर, वाटर सप्लाई करता है, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनको एयर और वाटर से मिल जाते हैं. एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन उस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ऑक्सीजन एयर के अंदर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन वाटर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है. अब वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी होते हैं, तो दोनों ये एलिमेंट्स वाटर से भी मिल जाते हैं और ऑक्सीजन और कार्बन एयर से मिल जाते हैं. तो 16 में से ये 3 एलिमेंट्स तो उनको एयर और वाटर से सप्लाई हो जाते हैं. अब बाकी बचे 13 में से हमारे मैक्रो होते हैं 6 और माइक्रो होते हैं 8, ठीक है. तो इसमें है 1 मिनट, पोटेशियम. सो रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम. जो एलिमेंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जो जिन एलिमेंट्स की, उन्हें हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. और जो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, माइनर क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो. माइक्रो मतलब कम, मैक्रो मतलब बड़ा. अब जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है NPK फर्टिलाइजर्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है. तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है. तो ये हमारे हो गए. उसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये आते हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर. रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी आयरन, बोरोन, मॉलिब्डेनम, कॉपर, निकल, जिंक, क्लोरीन, ये सब जो आते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं. अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है? प्लांट बॉडी को बिल्ड करना, उसकी ग्रोथ को देखना, ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखना, ठीक है. बेसिकली जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो इन सब से, लीव्स कैसे ग्रो कर रही हैं, फ्रूट्स कैसे उसमें से आ रहे हैं, फ्लावरिंग कैसे हो रही है,
प्लांट की हाइट कितनी है, ब्रांचेस कैसी हैं, तो ये जितनी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है दैट इज टेकन केयर बाय द मैक्रोन्यूट्रिएंट। उसके अलावा जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हार्मोनल जो एक्टिविटीज़ होती है, वो सब जो कंट्रोल करते हैं वो कंट्रोल करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट बॉडी को बिल्ड करने में और ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। तो आई होप आपको मैक्रो और माइक्रो में फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली ये आपको इसका डिफरेंस आ जाता है, वो आपको मालूम होना चाहिए, और 16 मेजर एलिमेंट जो होते हैं एयर और वाटर से मिलते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। तो अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे को ये तो पता चल गया कि एयर वाटर और सॉइल से मिलते हैं। एयर से जो आएंगे वो ये हो गए, वाटर से जो आएंगे वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो गए। अब जो सॉइल से बाकी सारे एलिमेंट्स कहाँ से पहुँचेंगे, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये पहुँचेंगे थ्रू सॉइल, वाटर के अंदर डिजॉल्व होके या डायरेक्टली सॉइल से रूट हेयर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब वो दो फॉर्म में जाते हैं, एक जाते हैं मैन्योर की फॉर्म में, एक जाते हैं फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक करेक्शन करनी है, ये जो होते हैं निकल इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पर 7 होंगे माइक्रो, तो प्लीज़ ये करेक्ट कर लीजिएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर 7 और यहाँ पर निकल नहीं आएगा। ठीक है, सो दीज आर द 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। टोटल हो गए 6 + 7, ठीक है 13 और 3 हो गए 16। तो दैट इट्स द करेक्शन टू बी नीडेड। तो माइक्रो और 7 निकल यहाँ से हटा दीजिएगा। अभी हमने पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट को। अब वो प्लांट तक पहुँचते कैसे हैं? 2 सोर्सेज होती हैं प्लांट तक पहुँचने की, या तो इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर या इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है वो हम यहीं पर कंपेयर कर लेते हैं, और ये डिफरेंस आ भी जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है, मैन्योर जो होते हैं ये मैन मेड नहीं होते हैं, ये नेचुरली डिकम्पोज होके। आपने देखा होगा अगर लीव्स को काउ डंग होता है या हमारे घर से जो वेस्ट निकलती है, किचन वेस्ट निकलती है, अगर उसको सॉइल में डाल दिया जाए, कहते हैं ना कि सॉइल में डाल देना चाहिए, प्लांट्स जहाँ पर ग्रो कर रहे हैं अपने गार्डन में डाल देना चाहिए, उससे क्या होता है कि उनकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है सॉइल की। तो ये मैन्योर जो बनते हैं ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट सच एज काउ डंग, बफलोज एंड प्लांट रेजिड्यू। प्लांट रेजिड्यू क्या हो गई, जैसे लीव्स हो गई, ब्रांचेस हो गई, हे हो गया, ये हमारी किचन एक्सट्रैक्ट हो गए, जो चाय की पत्ती होती है वो भी इस फॉर्म में यूज़ की जा सकती है। तो इन सब चीज़ों से मैन्योर बनता है, उनके डिकम्पोजिशन से जब वो डिकम्पोज होते हैं तो वो मैन्योर बनता है। इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल नहीं डाला जाता, क्योंकि इन सब चीज़ों के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल को रिक्वायर्ड होते हैं। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो ह्यूमन मेड सब्सटेंस है, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एक तरीके से, तो केमिकल्स होते हैं एक तरीके से। A manure contains small amount of essential plant nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium. इसके अंदर बहुत कम क्वांटिटी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, ठीक है, जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर काउंट होते हैं। ये जो होते हैं एनपीके के लिए ही बेसिकली प्लांट को सप्लाई किए जाते हैं। जिस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है वहाँ पर ये फर्टिलाइजर स्प्रे किए जाते हैं। एड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस एक तरह की फर्टाइल सॉइल होती है, क्योंकि जब ये डिकम्पोज होते हैं उस सॉइल को फर्टाइल कर देते हैं, तो वो जो फर्टाइल सॉइल होती है उसे हम कहते हैं ह्यूमस। ईजिली डज नॉट एड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। इनसे कोई ह्यूमस नहीं बनेगी, सीधा हम इन एलिमेंट्स के लिए उनको स्प्रे कर रहे हैं, कोई अलग से कुछ हम उसके अंदर ऐड नहीं कर रहे। बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर आर स्लोली एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। अब ये जो होते हैं उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होते। हम क्या करते हैं, एनिमल डंग ही अपने आप डिकम्पोज होते रहते हैं, तो हम इन्हें वाटर के अंदर डिजॉल्व तो करके नहीं डाल रहे हैं, तो डायरेक्टली उसके अंदर डालते हैं, तो सॉइल के अंदर उसके इनसॉल्युबल होने की वजह से वाटर के अंदर ये सॉइल जो होती है इसको बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है। अब जब सॉइल ही धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, प्लांट्स तक भी धीरे धीरे पहुंचेंगे, क्योंकि प्लांट्स तक कैसे पहुंचते हैं, थ्रू द सॉइल। सॉइल के अंदर रूट्स होती हैं प्लांट की, वो इसको एब्जॉर्ब करती हैं। ईजिली एब्जॉर्ब, क्योंकि इसे वाटर के साथ डिजॉल्व करके या डायरेक्टली स्प्रे करके प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है, सॉइल के अंदर स्प्रे कर दिया जाता है, या वहाँ पर स्प्रिंकल कर दिया जाता है ड्राई फॉर्म में। तो किसी भी फॉर्म में फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ कन्वीनियंट टू इनकन्वीनियंट टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट, हैंडल एंड अप्लाई टू द क्रॉप।
ये इनकन्वीनियंट होता है स्टोर करने में क्योंकि ये कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप गोबर ये सब एक जगह पे डिकम्पोज होने के लिए डाल सकते हैं, पर इन्हें आप कहीं पर स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ना ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ना हैंडल हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत वॉल्यूमेट्रिक होते हैं। एंड अप्लाई टू द क्रॉप, तो इन्हें अप्लाई करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। आप वहाँ पर बस रख सकते हैं, ये अपने आप ही डिकम्पोज होंगे स्लोली एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू ह्यूमस। इट इज़ ईजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड अप्लाई, क्योंकि बैग्स के अंदर आते हैं मार्केट से, फैक्ट्री से, और वाटर के अंदर जो सॉल्युबल होते हैं उन्हें डिज़ोल्व करके स्प्रे करके डाल दिया जाता है, ये ऐसे ही स्प्रिंकल कर दिया जाता है। तो इनको स्प्रिंकल करना, ऊपर से भी स्प्रिंकल किया जा सकता है। आजकल स्प्रिंकल करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस और ऑपरेटर्स आ गए हैं मार्केट के अंदर जो इनको स्प्रिंकल करते हैं। So these are the basic difference between manure and fertilizers. अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया। ये ऑर्गेनिक नेचुरल अपने आप डिकम्पोज होते हैं, वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द 5 बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। नाउ हियर आर सम एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के एडवांटेजेस क्या हैं? हमने डिसएडवांटेज का एक पॉइंट पढ़ा था। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, बट कॉम्पैक्ट ना होने की वजह से इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आती है। बट ये बहुत ही ज़्यादा आजकल जितनी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है उसके अंदर हम मैन्योर का यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स बन रहे हैं। तो मैन्योर भी जो हो रहा है वो ऑर्गेनिक ही यूज़ हो रहा है, और लोग भी प्रेफर कर रहे हैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को ईट करने में या परचेज करने में। तो मैन्योर एडवांटेजेस हैं इसकी, इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। कैसे इंक्रीज़ करते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो रिच हो जाती है। सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज़ होगी? क्योंकि जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए, प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं वो नेचुरली ही सॉइल के अंदर अवेलेबल होगा, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर जो होता है, सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ मैन्योर जो है नेचुरली इंक्रीज करता है सॉइल की फर्टिलिटी और स्ट्रक्चर को। डिक्रीज गार्बेज एंड रिसाइकिल फार्म वेस्ट। अब अगर हम इसके अंदर मैन्योर फर्टिलाइजर्स मैन्योर के अंदर हम एनिमल डंग, एक्सक्रीटा, स्ट्रॉ, अपनी किचन का जो हमारा वेस्ट आ रहा है, जो हमारा सीवेज का वेस्ट आ रहा है, वो अगर हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं तो क्या हुआ? हमारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनकी सबकी रिसाइकलिंग हो रही है ना। डिक्रीजेस गार्बेज, रिसाइकिल फार्म वेस्ट। तो हमारी जितनी भी फार्म वेस्ट होती है, फार्म वेस्ट क्या हो गई? जो हे, स्ट्रॉ, ये सब जो चीज़ें हैं इनको अगर हम रिसाइकिल कर दें और उनको रीयूज़ कर लें बजाय इधर उधर थ्रो करने के या बर्न करने के, तो क्या हमारी सॉइल फर्टिलाइज होगी? नहीं होगी। ये जो इतना पोल्यूशन होता है जब क्रॉप्स हार्वेस्ट होती हैं उसके बाद का जो हे बच जाता है उसको फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स उसको बर्न कर देते हैं, और उसी की वजह से तो इतना पोल्यूशन कॉज होता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने इसे इलीगल भी बना दिया है। तो उसके लिए ये है कि हम उसको फार्म वेस्ट जो बच जाती है या जो एनिमल वेस्ट बच जाती है उस सबको हम रिसाइकिल कर दें तो हमारा गार्बेज भी कम हो जाएगा। तो डिक्रीजेस गार्बेज, रिसाइकिल फार्म वेस्ट। इंक्रीजेज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सैंडी सॉइल्स। जो सैंडी सॉइल होती है, जो रेत होती है, जो सैंडी सॉइल होती है, उसके अंदर जो होता है वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती। बट अगर हम इसके अंदर मैन्योर डाल दें तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और जो प्लांट्स उसके अंदर हम ग्रो कर रहे होते हैं वो वाटर को ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है ना। हेल्प्स इन ड्रेनेज एंड अवॉइड वाटर लॉगिंग, ठीक है। अब जो क्लेई सॉइल होती है, जो क्लेई सॉइल होती है उसके अंदर जो वाटर लॉगिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। सैंडी सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती। तो ये दोनों सॉइल्स की अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट क्रॉप ग्रो की जाती है, यहाँ पर डिफरेंट क्रॉप ग्रो की जाती है। सैंडी सॉइल कहाँ मिलेगी? डेजर्ट वाले एरिया में। क्ले सॉइल कहाँ मिलेगी? जहाँ आसपास रिवर वगैरह होगा। तो ये इसकी ड्रेनेज और वाटर लॉगिंग जो होती है उसको कम कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करके ना रख सके। तो दोनों का ऑपोजिट इफेक्ट ये क्रिएट कर देते हैं ताकि वहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट उनको एनवायरनमेंट मिल सके सॉइल के अंदर। काइंड्स ऑफ मैन्योर। नेक्स्ट है जो मैन्योर होते हैं वो और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो पहला है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट बेसिकली होती
सेम ही चीज़ है, बट कंपोस्ट जो होते हैं ये ह्यूमंस इसको प्रिपेयर करते हैं और वर्मी कंपोस्ट के लिए अर्थवॉर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल। पहले बात करते हैं कंपोस्ट की। क्या होता है, इसके अंदर बड़े बड़े पिट्स, गड्ढे खोद दिए जाते हैं और उसके अंदर जितना एनिमल और हमारा घर का गार्बेज होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट, फार्म से जो वेस्ट निकल कर आ रही है, ठीक है ना, जैसे मैंने भी आपको बताया कि फार्मर्स उसको बर्न करते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग। मटीरियल लाइक लाइफ स्टॉक एक्सक्रीटा, लाइफ स्टॉक एक्सक्रीटा क्या हो गया, जो उनका वेस्ट होता है जैसे कि काउ डंग वगैरह हो गया। वेजिटेबल वेस्ट जो हमारे घर से निकलता है, एनिमल रिफ्यूज़ जो होता है, जो एनिमल्स छोड़ देते हैं खाना, डोमेस्टिक एंड सीवेज वेस्ट जो हमारे घर से निकलता है, स्ट्रॉ, वीड्स वो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं, तो उनको भी अगर हम पिट के अंदर कर दें तो वो डिकम्पोज होने लगेंगे, वहाँ पर तो वो डेड होकर मैन्योर में ही कन्वर्ट होंगे। तो वीड्स इज डिकम्पोज इन पिट्स इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। तो इस प्रोसेस को बड़े बड़े गड्ढों में इन सब चीज़ों को डाल दो और ऊपर से कवर कर दो, तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद वो डिकम्पोज होके हमारे को मैन्योर बनाकर दे देंगे। तो इस टाइप के मैन्योर को हम कहते हैं कंपोस्ट। अगर यही काम, ये तो हमने करा, अगर यही काम अर्थवॉर्म करते हैं, अर्थवॉर्म ये काम बहुत करते हैं। अर्थवॉर्म ये एक स्पेसिफिक टेक्निक है, बहुत सारी जगह पे तो इसको करा जाता है आर्टिफिशियली कंपोस्ट को बनाने के लिए। तो कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाय अर्थवॉर्म इज नोन एज वर्मी कंपोस्ट। सब कुछ यही होता है, वो ये सारा काम जो हम ह्यूमंस करते हैं, ये सारा काम कौन कर रहा है वहाँ पर, अर्थवॉर्म कर रहा है। तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म, दैट इज वर्मी कंपोस्ट। सो दिस इज द काइंड ऑफ मैन्योर। एक टाइप का मैन्योर और होता है ग्रीन मैन्योर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हमने भी टाइप ऑफ मैन्योर कर रहे हैं, तो मैन्योर का नेक्स्ट टाइप होता है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर एक तरीके के बेसिकली ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ग्रीन मैन्योर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो प्लांट से ही मैन्योर बनाया जाता है। कुछ जो सॉइल अनफर्टाइल हो जाती है तो उसको फर्टाइल करने के लिए क्रॉप ग्रो करने से पहले ना फार्मर एक प्रोसेस करते हैं उसके अंदर कि अभी हमें क्रॉप ग्रो करनी है, उससे पहले 1-2 वीक पहले, 6 to 8 वीक्स पहले हम उसमें एक प्रोसेस करते हैं। ये 6 to 8 वीक का प्रोसेस होता है, अराउंड 2 मंथ का प्रोसेस होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ प्लांट्स ग्रो कर देते हैं। वो उन प्लांट्स होते हैं जैसे सनहेम्प एंड ग्वार, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इनको वहाँ पर ग्रो कर देते हैं। अब ये जल्दी जल्दी ग्रो हो जाते हैं और ग्रो होने के बाद इनको मिट्टी के अंदर मल्च कर दिया जाता है। मल्च करके मतलब कि उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है प्लोइंग से, ठीक है। उसके ऊपर हल चला दिया जाता है या ट्रैक्टर चला दिया जाता है ताकि वो पूरे सॉइल के अंदर मिक्स हो जाए, मल्च हो जाए, मल्च मतलब मिक्स हो जाए। और जब वो मल्च हो जाते हैं तो क्या होगा, ड्राई होके वो उसको फर्टिलिटी प्रोवाइड करेंगे सॉइल को। तो ये प्रोसेस जो किया जाता है, ये क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले, सो करने से पहले, सीड्स को डालने से पहले ये प्रोसेस अप्लाई किया जाता है ताकि सॉइल जो है वो फर्टिलाइज हो जाए। तो इसके एग्जाम्पल है सनहेम्प एयर ग्वार। सो सम प्लांट्स आर ग्रोन फॉर 6 to 8 वीक्स, 6 से 8 वीक के लिए जो ग्रो किया जाता है। देन मल्च देम इनटू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ प्लोइंग या बाय हैंड। दिस इज डन प्रायर टू द सोइंग ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स को सो करने से पहले ये काम किया जाता है। सॉइल इज इनरिच्ड विद नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्लांट को, सॉइल को मिलते हैं इससे, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। और इसके एग्जाम्पल्स हैं सनहेम्प और ग्वार। तो समझ में आ गया, दिस इज अनदर टाइप ऑफ मैन्योर, दैट इज ग्रीन मैन्योर। तो ये आर्टिफिशियली प्लांट्स को ग्रो करके पहले उनको सो करके और फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसके अंदर मल्च कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है मिट्टी के अंदर। अब लास्ट इसमें रह गया है हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स की डिसएडवांटेज क्या है? एक तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, क्योंकि ये केमिकल्स हैं, एक तरह के कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड हैं और नॉन डिस्पोजेबल होते हैं, ये मतलब एक तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाते, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो लीड्स टू वाटर पोल्यूशन, इसकी वजह से ही वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं क्योंकि केमिकल्स वाटर के अंदर जाएंगे तो वाटर को पोल्यूट करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। भाई कुछ ही तो इसके अंदर से मिनरल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी फर्टिलिटी तो केमिकल्स की वजह से, केमिकल चाहे हमारी बॉडी पे जा रहे हों चाहे सॉइल में जा रहे हों, उसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड, और जो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसके अंदर किल हो जाते हैं। जो सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसको फर्टाइल करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई, वो भी इसके अंदर इनकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स बिकॉज फर्टिलाइजर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये डिग्रेड नहीं होते, इसलिए ये वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी इवन कॉज करते हैं,
ठीक है, सिर्फ ये कुछ न्यूट्रिएंट्स ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं, 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ही तो प्रोवाइड करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसकी वजह से किल हो जाते हैं। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट इसका पार्ट था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, दैट इज़ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वो एंड फिनिश होता है। अब हम सेकेंड चीज़ इसमें देखेंगे, दैट इज़ वाटर मैनेजमेंट और इरिगेशन। नाउ वाटर मैनेजमेंट के अंदर मेन जो चीज़ आती है दैट इज़ इरिगेशन। बेसिकली इरिगेशन है क्या? इरिगेशन है द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स इज नोन एज इरिगेशन। क्रॉप्स को वाटर की सप्लाई करना दैट इज़ नोन एज इरिगेशन। अब आप कहोगे कि रेनफॉल से भी तो हमारे को वाटर मिल जाता है क्रॉप्स को, पर रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर नहीं होती, किसी साल ड्रॉट भी पड़ जाता है। हालांकि बहुत सारे फार्मर्स उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं जिनके पास वाटर सप्लाई नहीं होती है, बट दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। बिकॉज अगर इरिगेशन नहीं होगा, प्रॉपर वाटर प्रॉपर टाइम पर क्रॉप्स को नहीं मिलेगा, तो हमारे को प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्रॉप्स की नहीं होगी। सो एडवांटेजेस क्या है? सप्लाई टू एसेंशियल एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैंने आपको पहले ही बताया था न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वाटर से क्रॉप्स को मिलते हैं, और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं प्लांट्स की। प्रोवाइड सफिशिएंट मॉइस्चर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। क्रॉप्स को जब वाटर प्रोवाइड होता है तो उसकी वजह से उनको जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। जब सीड हम सो करते हैं सॉइल के अंदर, तो अगर उसको प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा तो सीड जर्मिनेट नहीं करती। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। अब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में तो राइज कर नहीं सकते, वो किस फॉर्म में जाते हैं? वाटर के अंदर डिजॉल्व होके, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे और उसी की हेल्प से वो ऊपर प्लांट्स तक, क्रॉप्स तक पहुंच पाते हैं। तो जब वाटर ही अवेलेबल नहीं होगा सॉइल के अंदर, तो कैसे न्यूट्रिएंट्स ऊपर राइज करेंगे? कल्टीवेशन कैन बी डन ऑल द ईयर राउंड। हमारे को रेन के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कि रेनी सीजन होगा तभी क्रॉप्स ग्रो करेंगी, हम उनकी कल्टीवेशन नहीं कर सकते। तो ऑल द ईयर राउंड वी कैन कल्टीवेट द क्रॉप्स। इन डेजर्ट एरिया रिड्यूस सॉइल सैलिनिटी। अगर वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में जो सॉइल जो होती है वो सेलाइन होती है, तो उसकी सैलिनिटी को कम कर देते हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ एरियल ब्रांचेस इन क्रॉप प्लांट सो एज टू गेट गुड क्रॉप यील्ड। एरियल ब्रांचेस ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, मतलब ब्रांचेस ऊपर ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे को क्रॉप्स की अच्छी प्रोड्यूस मिलती है, अच्छी यील्ड मिलती है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन, यानी कि वाटर सप्लाई करने से हमारे को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं क्रॉप्स के लिए। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का आसान हो जाता है, कल्टीवेशन सारे साल कर सकते हैं हम, बजाय ये कि जब रेनी सीजन होगा तभी करेंगे। डेजर्ट एरिया में सॉइल की सैलिनिटी को रिड्यूस करती है इरिगेशन, पानी जितना ज़्यादा होगा। इंक्रीज नंबर ऑफ एरियल ब्रांचेस for the better yield of the crops. So these are the important advantages of irrigation. Now we will study the different methods of irrigation. ओके अभी मैंने आपको बताया इरिगेशन क्या होती है और इरिगेशन के एडवांटेजेस क्या हैं। बहुत फ़ायदे होते हैं इरिगेशन के, वाटर अगर हम उसे प्रॉपर्ली फील्ड्स को, क्रॉप्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट इरिगेशन मेथड्स हैं, आपको मालूम होने चाहिए। वेल्स सबको पता है, कुएँ जिसको हिंदी में कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेल्स, 2 तरीके के वेल होते हैं। एक होते हैं डग वेल। डग वेल आप लोगों ने देखा होगा, इसी तरीके का होता है, ठीक है, जो नेचुरली इसके अंदर वाटर अवेलेबल होता है, डग करके इसकी कुएँ बना दिए जाते हैं और यहाँ पर आपको यहाँ पता है, यहाँ पर रस्सी होती है और यहाँ से वाटर को निकाल लिया जाता है। दीज आर डग वेल्स। दूसरा होता है ट्यूब वेल्स। ट्यूब वेल्स कुछ इस तरीके इसके बना होता है, यहाँ पर एक मोटर लगी हुई होती है, ठीक है, और ये मोटर जो होती है ये अंडरग्राउंड वाटर को, जैसे हमारे घर में बोरिंग पंप होता है ना, वैसे होता है। ये मोटर जो होती है नीचे के पानी को ऊपर की तरफ खींचती है और ये इन बड़े बड़े हौदी या जिसको टैंक्स कहते हैं या वेल्स कहते हैं, ट्यूबवेल्स की फॉर्म में यहाँ पर कलेक्ट होता रहता है और क्रॉप फील्ड में जाता रहता है। तो ये बड़े बड़े यहाँ पर टैंक्स बने हुए होते हैं। तो नीचे से जो पानी होता है बोरवेल के थ्रू, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस पंप, इट इज़ मतलब अर्थ से डिग करके उसको यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है और यहाँ से पूरी क्रॉप फील्ड में जाता है, जिसे हम हिंदी में ट्यूबवेल्स आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा सा वो लगा होता है, बहुत हाई प्रेशर से पानी जो होता है वो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन सेकेंड मेथड इज़ कैनाल्स। कैनाल्स बेसिकली होते क्या हैं? जो क्रॉप फील्ड होती है जो किसी रिवर के या रिजर्वर के पास होती है, जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होती है,
तो सपोजिंगली ये मेन रिवर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से एक कैनाल निकलकर एक क्रॉप फील्ड में आ जाती है। तो यहाँ पर क्रॉप फील्ड्स हैं, यहाँ क्रॉप फील्ड्स हैं, यहाँ क्रॉप फील्ड है, यहाँ क्रॉप फील्ड है। अब इस कैनाल में से डिफरेंट सब कैनाल्स निकल कर आ जाती हैं, छोटी छोटी कैनाल्स, और वो इन क्रॉप फील्ड में चली जाती हैं। तो कैनाल्स जो होते हैं बेसिकली वो एक रिवर से या किसी जो मेन सोर्स होती है जो आसपास में वाटर की, उसमें से निकल कर आते हैं, उसे हम कैनाल कहते हैं। वो रिवर नहीं होता, उसका एक छोटा सा एक कहते हैं बम्बा होता है, तो वो पानी का एक बम्बा जो होता है वो निकल कर आता है उस रिजर्वॉयर में से, और वो आसपास की क्रॉप फील्ड में पहुंचा दिया जाता है, वहाँ से कट लगाकर सीधा, ताकि पानी उसमें से थोड़ा थोड़ा उन क्रॉप फील्ड्स में पहुँचता रहे। तो इसके लिए फार्मर्स को कुछ भी नहीं करना पड़ता, इट इज़ द वन टाइम इन्वेस्टमेंट। द मेन कैनाल इज डिवाइडेड इनटू ब्रांच कैनाल। मेन कैनाल को ब्रांच कैनाल में डिवाइड कर दिया जाता है, हैविंग फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन टू द इरिगेशन फील्ड। तो अगर इरिगेशन फील्ड थोड़ी दूर भी है तो यहाँ से कैनाल निकलकर वहाँ पर पहुँच सकती है। देन थर्ड इज रिवर लिफ्ट सिस्टम। अब यहाँ पर तो कैनाल रिवर से निकालकर फिर वो पानी लेके जा रहा है। अब कहीं कहीं पर क्या होता है, कैनाल बनाने की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, वहाँ पर कैनाल जो होते हैं वो नहीं बन सकते हैं, तो वहाँ पर हम रिवर लिफ्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं कि वाटर जो है डायरेक्टली रिवर से उन क्रॉप फील्ड्स तक पहुँच सके। वेयर कैनाल फ्लो इज़ इनसफिशिएंट, नहीं हो सकता वहाँ पर। देन नेक्स्ट इज इरिगेशन टैंक्स। इरिगेशन टैंक्स होते हैं, जैसे हमारे घर के ऊपर आपने देखा होगा पानी की टंकी रखी जाती है, तो वो पानी की टंकी में पानी कहाँ से आता है, टॉप पे जैसे ये रूफ है, ठीक है, यहाँ पर एक पानी की टंकी रखी जाती है, तो पानी वाटर कहाँ से आता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो यहाँ पर कलेक्ट होता रहता है, फिर जब हमारे को यूज़ करना होता है हम उस वाटर में से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही जो ये इरिगेशन टैंक्स होते हैं ये क्रॉप फील्ड के अंदर प्लेस किए जाते हैं और वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। आसपास इससे कोई बहता हुआ पानी, अगर स्मॉल रन ऑफ स्मॉल कैचमेंट एरिया हो, आसपास कोई रिवर हो, कोई पॉन्ड हो, वहाँ से उसको स्टोर कर लिया जाता है और फिर क्रॉप फील्ड के अंदर स्प्रिंकल कर दिया जाता है। तो एक तरीका तो ये होता है, और यहाँ फिर अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर एक्सट्रैक्ट करके उसको वहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है। तो ये एक तरह से इरिगेशन टैंक्स बना दिए जाते हैं और उससे वाटर जो होता है स्प्रिंकल होता रहता है पूरी क्रॉप फील्ड के अंदर। तो दीज आर कॉल्ड इरिगेशन टैंक्स। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सबसे कॉमन मेथड आजकल जो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और इसके लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी स्ट्रेस दे रही है कि हमारे को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, हमारे घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट होना चाहिए, ताकि जो हमारा जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो इंक्रीज़ हो सके। अब आप कहेंगे ग्राउंड लेवल वाटर क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, वाटर दो तरीके का होता है, एक होता है सरफेस वाटर, एक होता है ग्राउंड लेवल वाटर। सरफेस वाटर वो होता है जो हमारे को ऊपर सरफेस पे दिखाई देता है, जो अवेलेबल है, जैसे सी वाटर हो गया, रिवर हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ये सरफेस के ऊपर अवेलेबल है। पर जो हमारे घरों में पानी आता है, जो आपने बोरिंग जो पंप लगाते हो, वो कहाँ से आता है? दैट इज़ द अंडरग्राउंड वाटर। और वो हमारा जो लेवल है वो डे बाय डे कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? हम वेस्टेज इतनी करते हैं पानी की, कार वॉश कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और पानी बड़े बड़े पाइप से फ्लो हो रहा है। अब दिल्ली मेट्रो सिटीज़ में जाइए, दिल्ली, मुंबई, इन सिटीज़ में जाइए, पानी खरीद कर लोग पीते हैं। तो आने वाले टाइम में अगर हम इसकी वो नहीं करेंगे, केयर नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम छोटे उसमें भी आती है। मेरे को बहुत अजीब लगता है जब ऐसे वॉशिंग होती है कार की, या अननेसेसरली बाहर धुलाई हो रही है पूरी पाइप लगकर। पर आप दिल्ली में देखिए टैंकर्स आते हैं और लोग परचेज़ करके पानी स्टोर करते हैं, उनके लिए पानी की आप कीमत वहाँ पर देखिए क्या होती है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे को सबको करनी चाहिए। बेसिकली होता है क्या, हमारी जो रूफ टॉप होती है उसके ऊपर एक बड़ा सा डैम लगा दिया जाता है। यहाँ पर जैसे रूफ टॉप है, इसके ऊपर एक बड़ा सा टैंक वो लगा दिया जाता है, टैंक, और इसके अंदर जब रेन वाटर होता है वो इसके अंदर कलेक्ट होता रहता है, और इस टैंक को नीचे अंडरग्राउंड वाटर के पाइप के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है। अंडरग्राउंड ये पाइप चला जाता है ताकि ये जो पानी है इधर उधर बहने की बजाय सीधा अंडरग्राउंड वाटर उसमें जाए, अंडरग्राउंड जाए, और हमारा जो वाटर टेबल है वो इंक्रीज हो जाए। तो दिस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि पानी इकट्ठा करा और यूज़ करा, नो, ताकि ये जो पानी है ये बहे। अब क्या होता है, आपने देखा है नदी नाली जब रेनफॉल होती है तो सारी हमारी नदियाँ, जो हमारे सीवेज होता है वो सारा ब्लॉक हो जाता है और पानी बहता रहता है, वो वेस्ट होता है, भरा रहता है। अगर वही पानी हम स्टोर कर दें तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हमारा अंडरग्राउंड जो वाटर है वो गार्बेज उसमें सीवेज में जाने की बजाय वो पानी वो हमारे अंडरग्राउंड वाटर टेबल को इंक्रीज़ करेगा। तो इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है।
आई होप आपको ये सारे मेथड समझ में आ गए होंगे, वेल, कैनाल, रिवर लिफ्ट सिस्टम, इरिगेशन टैंक्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर टैंक्स बनाए जाते हैं और उसमें से एक पाइप जो होता है वो बिल्कुल अंडरग्राउंड जाता है ताकि वो पानी सीधा जो वहाँ से स्टोर हो रहा है रेन वाटर रेनफॉल के थ्रू वो उसके अंदर चला जाए। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट वाटर मैनेजमेंट और इरिगेशन। नाउ आवर नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है हमारा वो है टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। हमारे क्रॉपिंग पैटर्न भी जो होते हैं हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न हैं जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। सो थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ क्रॉपिंग पैटर्न। सो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इन योर सिलेबस। पहला है मिक्स क्रॉपिंग, जैसे हमारे को नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हम मिक्स क्रॉप ग्रो करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स होता है क्या है, कभी कभी मॉनसून टाइम पे नहीं आते। अब जिन क्रॉप्स को मॉनसून की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, किसी क्रॉप को पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, किसी को न्यूट्रिएंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, किसी को कम रिक्वायरमेंट होती है। तो अब अगर एक क्रॉप ख़राब हुई तो किस सारी फार्मर की सारी मेहनत ख़राब हो जाती है और पूरा वो फाइनेंशियली वीक हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये क्रॉपिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जिसमें हम मिक्स क्रॉपिंग ग्रो करते हैं। इसके अंदर फार्मर्स क्या करते हैं, बजाय एक क्रॉप को ग्रो करने के 2 क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करते हैं। अब अगर एक क्रॉप की प्रोड्यूस खराब हो भी गई तो दूसरी क्रॉप जो अवेलेबल है उसको उससे फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। तो अभी क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं ताकि ये मिक्स क्रॉपिंग को हम यूज़ कर सकें। तो सबसे पहला है प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो अगर 2 से ज़्यादा क्रॉप अगर हम सेम पीस ऑफ लैंड में ग्रो कर रहे हैं, सपोजिंगली हमने यहाँ पर ये ग्रो कर दिया, इस पीस में हमने ये ग्रो कर दिया, इस पीस में हमने ये ग्रो कर दिया, इस पीस में हमने एक क्रॉप ग्रो कर दी, तो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो 2 से ज़्यादा क्रॉप्स अगर हम एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप अगर हम एक फील्ड में ग्रो कर देते हैं तो उससे क्या होता है, जो लॉस होता है फार्मर का वो उसका रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हमारे को चॉइस करना पड़ता है कि न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट सबकी अलग होनी चाहिए, वाटर रिक्वायरमेंट सबकी अलग होनी चाहिए। ठीक है, रूट्स जो है वो अलग अलग, किसी की रूट ज़्यादा स्प्रेड ना होती हो और अगर दूसरी क्रॉप है उसकी रूट ज़्यादा स्प्रेड होती हो। एक हमारे को ड्वार्फ लेनी चाहिए, एक हमारे को टॉल लेनी चाहिए, मतलब ऑल्टरनेट क्वालिटीज़ की क्रॉप हमारे को इसके अंदर सेलेक्ट करनी चाहिए। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं, देखिए, द रिस्क ऑफ द टोटल क्रॉप फेलियर इज रिड्यूस ड्यू टू अनसर्टेन मानसून। अब अगर एक क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए और दूसरी क्रॉप को कम पानी चाहिए, अगर मानसून कम भी हो गया तो कम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में वो दूसरी वाली क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी अगर एक का लॉस हो गया तो। ठीक है ना। दूसरी चीज़ हमारे को ये ध्यान रखनी चाहिए कि एक क्रॉप की जो रूट्स हैं वो कम स्प्रेड हो रही हो और दूसरी की ज़्यादा, क्योंकि अगर ये क्रॉप की रूट कम स्प्रेड है रही है तो दूसरी को उसकी फ्लावरिंग या ब्रांचेस, मतलब ऑल्टरनेटिव उनकी वो होनी चाहिए क्वालिटी, ताकि वो इजीली ग्रो कर सके। ये नहीं है कि सारे आपस में मिक्स हो गए। एक पेस्ट रेजिस्टेंट, अगर एक के ऊपर डिजीज़ जल्दी लग जाती है तो दूसरी क्रॉप हमारे को ऐसी सेलेक्ट करनी चाहिए जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, जिसमें डिजीज़ आसानी से कैच नहीं करती। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे को ध्यान में रखने चाहिए जिससे कि क्रॉप जो है हमारी क्रॉप फील्ड के अंदर जो ग्रो कर रही है और वो आसानी से। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारे को ध्यान में रखनी चाहिए वो ये होती है इसके अंदर कि न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट के लिए भाई किसी क्रॉप को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, किसी क्रॉप को कम न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। जैसे इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है वीट एंड ग्राम। ठीक है, ग्राम जो ग्रो करते हैं लेगुमिनस प्लांट, आपको पता है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं सॉइल के अंदर। तो अब वीट और ग्राम ग्रो कर रहे हैं तो ये इस वाली क्रॉप को भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, तो ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है ना, तो इसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए तो ये न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन और फिक्सिंग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। लेगुमिनस क्रॉप होती है तो ये प्रोवाइड करते हैं, तो सॉइल जो है फर्टाइल भी कर रहे हैं और दूसरी क्रॉप जो उसके साथ ग्रो कर रही है उसको कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो हमारे को जो सिलेक्शन ऑफ क्रॉप होना चाहिए वो हमारा सही होना चाहिए। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए, कॉटन और मूंग बीन। ठीक है, ये लेगुमिनस प्लांट होते हैं तो ये दूसरी वाली प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। मेज एंड उड़द बीन, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर, वीट एंड चिकपी, वीट एंड ग्राम। सो इस तरीके का कॉम्बिनेशन हमारे को सेलेक्ट करना चाहिए मिक्स क्रॉपिंग के अंदर कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, ताकि एक के साथ कोई दिक्कत हो जाए, 2 या 3 जितने भी हम क्रॉप्स ले रहे हैं सब आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। तो पहला मैंने आपको बताया रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर इज रिड्यूस ड्यू टू अनसर्टेन मॉनसून। तो इसमें वो जो रिस्क होता है वो हमारा
कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक को पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, एक को कम है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी हार्वेस्टेड, एक टाइम पे हम बहुत सारी टाइप की क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, तो फार्मर जो होता है फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाता है। भाई किसी की कॉस्ट ज़्यादा होती है, किसी की कॉस्ट कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली उनका जो बैलेंस होता है, जो अर्निंग होती है, वो बैलेंस हो जाती है। फर्टिलिटी ऑफ द क्रॉप इज इंक्रीज, ऑब्वियसली एक क्रॉप अगर हम ऐसी सेलेक्ट कर रहे हैं जो फर्टाइल कर रही है सॉइल को, और दूसरी क्रॉप हम ऐसी ग्रो कर रहे हैं जिसको न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ईल्ड ऑफ बोथ क्रॉप इंक्रीजेज, उसकी वजह से दोनों की क्रॉप की ईल्ड इंक्रीज होती है, प्रोड्यूस इंक्रीज होती है। चांसेस ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन इज रिड्यूस्ड, क्योंकि पेस्ट जो होते हैं अगर हम खाली जगह भी छोड़ते हैं तो उसकी वजह से वीड्स ग्रो करने लग जाते हैं, पेस्ट आने लग जाते हैं। तो अगर हम ऐसी क्रॉप ग्रो करें जो पेस्ट रेजिस्टेंट होती है, तो वो भी हमारा हेल्पफुल रहेगा। और अगर एक को लग भी गया तो दूसरे वाले दोनों के ऊपर तो सेम पेस्ट जो होते हैं वो नहीं इफेक्ट कर सकते, तो दूसरी वाली क्रॉप हमारी सर्वाइव कर जाएगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग पैटर्न, मिक्स क्रॉपिंग, जिसमें हम 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ग्रो करते हैं, एंड दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न। सेकेंड टाइप की क्रॉप है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक रो एक क्रॉप की, दूसरी रो दूसरी क्रॉप की, एक रो एक क्रॉप की, दूसरी रो, मतलब इंटरक्रॉपिंग। 2 क्रॉप्स हम एक साथ ग्रो तो कर रहे हैं पर उनको रो वाइज करते हैं। वहाँ पर हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, सारी सीड्स को मिक्स कर दिया और तब ऐसे कर दिया, या एक क्रॉप फील्ड को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पर सीड्स की मिक्सिंग भी हो जाती है और अलग अलग क्रॉप फील्ड में आसपास ग्रो भी कर दिए जाते हैं ऐसे, तो वहाँ पर मिक्सिंग ऑफ सीड चलती है। तो प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर crops simultaneously in the same field in a definite row pattern is known as intercropping। अब इसमें रो पैटर्न कैसा भी हो सकता है, कभी एक क्रॉप की हमने एक रो ले ली और दूसरी क्रॉप की हमने 2 रोज ले ली। तो ये डिपेंड करता है हमारी सॉइल की जो नेचर है, ये टेक्सचर है, वो कैसा है, कि फर्टाइल क्रॉप ज़्यादा ग्रो कर सकती है, उसके बाद जिसको ज़्यादा सॉइल के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सॉइल के टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम उसकी रो ज़्यादा अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। उसी टाइप की क्रॉप्स को हम ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। 1:3 का भी रेशो हो सकता है, यानी कि एक क्रॉप की 1 लाइन हो गई और दूसरी क्रॉप की 3 रोज हो गई, इस तरीके से, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड रो पैटर्न। तो एक क्रॉप, फिर उसकी 2 या 3 रो या एक रो, एक एक, हम वो डिपेंड करता है हम किस टाइप की हमारी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इट मेक्स बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज सच एज सनलाइट, लैंड एंड वाटर। इससे हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, सनलाइट प्रॉपर मिल जाती है क्योंकि रो के अंदर हम उसे सो करते हैं, लैंड प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो जाती है, वाटर हम उसको प्रॉपर्ली इरिगेट कर सकते हैं। किसी क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी को क्रॉप को कम चाहिए, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जिसको ज़्यादा चाहिए वो ज़्यादा पानी को अपनी तरफ पर्कुलेट कर लेगा, और जिसको कम चाहिए हम उसके अकॉर्डिंगली उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सॉइल इरोजन इज डिक्रीज, क्योंकि हम रो के उसमें कर रहे हैं तो हमारी सॉइल की जो इरोजन होती है वो भी, सॉइल जो होती है पूरी तरीके से बाइंड हो जाती है। द प्रोड्यूस ऑफ ईच क्रॉप कैन बी मार्केटेड एंड कंज्यूम्ड सेपरेटली। अब दोनों का जो हार्वेस्टिंग का टाइम होगा वो अलग अलग होगा, तो इसको हम अलग से इसकी प्रोड्यूस को वो कर सकते हैं, बेच सकते हैं, इसको अलग बेच सकते हैं, इसको अलग सेल कर सकते हैं, इसको अलग सेल कर सकते हैं। तो हमारे को अलग अलग से हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ के अंदर ग्रो की हुई है, उसके अंदर हमारी मिक्स होती है, तो उसमें हमारे को दिक्कत आती है बाद में सेपरेट करने के लिए। द डिफरेंट क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एंड थ्रेश्ड सेपरेटली। तो डिफरेंट टाइम पे उनको हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है क्रॉप्स को, तो इसलिए हमारे लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि एक टाइम पे फार्मर्स के पास पूरे ईयर के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट होता है कि इस टाइम पे हम ये वाली क्रॉप हार्वेस्ट कर सकते हैं, इस टाइम पे हम ये वाली क्रॉप हार्वेस्ट कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स कैन बी एडेड एज पर द नीड ऑफ द क्रॉप। फर्टिलाइजर्स हम क्रॉप की नीड के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इस रो में हमारे को कम फर्टिलाइजर चाहिए तो हम यहाँ पर कम फर्टिलाइजर्स दे सकते हैं। इन रोज में अगर हमारे को ज़्यादा फर्टिलाइजर्स चाहिए तो हम ज़्यादा दे सकते हैं। तो दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग पैटर्न, जो हमारी क्रॉप जो हमारी फील्ड होती है, क्रॉप फील्ड होती है, जो सॉइल होती है, उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन भी करता है और उसकी यूटिलाइजेशन भी प्रॉपरली करता है। तो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पैटर्न। नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट पैटर्न जो आपके सिलेबस में है, दैट इज क्रॉप रोटेशन। ओके स्टूडेंट, लास्ट टाइप का क्रॉपिंग पैटर्न है क्रॉप रोटेशन। प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड विद
प्री प्लान सक्सेशन, इसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए। प्री प्लान सक्सेशन मतलब हमारी प्लानिंग पहले से होनी चाहिए कि नेक्स्ट ईयर हम कौन सी क्रॉप ग्रो करेंगे, कैसे क्रॉप करेंगे। तो क्रॉप का जो रोटेशन है वो हमारा पहले से प्लानिंग होनी चाहिए, तभी ये वाला क्रॉपिंग पैटर्न अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि हम पूरी फील्ड में सपोजिंगली हमने सेलेक्ट कर ली मेज़ और मस्टर्ड, ठीक है। तो एक को जो होते हैं कम न्यूट्रिएंट चाहिए, दूसरा जो होते हैं न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो मेज़ को कम न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, मस्टर्ड जो होता है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो या तो हम ऐसे करें कि एक साल हमने मेज़ ग्रो कर ली, सेकंड ईयर हमने मस्टर्ड ग्रो कर लिया, फिर थर्ड ईयर हमने फिर मेज़ ग्रो कर ली, फिर हमने मस्टर्ड ग्रो कर लिया। तो इस तरीके से हम रिपीट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि हमने फील्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर हमने इस साल मेज़ ग्रो करी और यहाँ पर हमने मस्टर्ड ग्रो करा। नेक्स्ट ईयर हमने क्या करा, रोटेशन कर दी। यहाँ पर हमने मस्टर्ड ग्रो कर दिया और यहाँ पर हमने मेज़ ग्रो कर दी। तो इस तरीके से क्रॉप रोटेशन होता है। इसके क्या होता है कि ये सॉइल को फर्टिलिटी कम चाहिए, इस सॉइल को फर्टिलिटी ज़्यादा चाहिए, ये प्रोवाइड कर रहा है फर्टिलिटी, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है सॉइल को। तो नेक्स्ट ईयर अगर हम इसको यहाँ पर रोटेट करके दे देंगे तो यहाँ पर ये और फर्टाइल, क्योंकि इसको न्यूट्रिएंट्स कम चाहिए तो यहाँ पर ये फर्टिलिटी प्रोवाइड कर देगा, और यहाँ पर इसको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए तो ये यहाँ पर आसानी से ग्रो कर सकता है। तो इस तरीके से हम रोटेट करते हैं और सिलेक्शन इस तरीके से करते हैं क्रॉप्स का कि जिसको न्यूट्रिएंट्स कम चाहिए उसको नेक्स्ट ईयर हम ना ग्रो करें, या फिर अगर हम डिवाइड करके ग्रो कर रहे हैं, अब यहाँ पर तो मैंने 2 क्रॉप्स लिए हैं, हम 4 क्रॉप का भी रोटेशन कर सकते हैं। मेज़ ले लिया, पोटैटो ले लिया, शुगर केन ले लिया, पीस ले लिया, इस तरीके से भी हम रोटेशन कर सकते हैं कि एक साल ये, एक साल ये, एक साल ये, एक साल ये, ऐसे भी ग्रो कर सकते हैं। और या फिर हम 4 टाइप की क्रॉप्स ग्रो करके हम उनका रोटेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट ईयर यहाँ पर 1 2 3 4 ग्रो की, तो नेक्स्ट ईयर मैंने इसका रोटेशन कर दिया अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर हो गई 1 2 3 4। तो न्यूट्रिएंट्स के जो चेंजेस हो गए वो सॉइल के अंदर जो उसकी अवेलेबिलिटी हो गई वो डिफरेंट हो गई, और जिसको न्यूट्रिएंट्स कम चाहिए उसको नेक्स्ट ईयर रोटेट कर दिया हमने। तो दिस क्रॉप रोटेशन पैटर्न के लिए हमारे को फर्टिलाइजर्स की नीड जो होती है वो हमारी बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि नेचुरली मैन्योर अवेलेबल हो रहा है। एक हमने क्रॉप ऐसी ग्रो कर ली जो कि न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है, और नेक्स्ट ईयर उसी पे हमने दूसरी वाली कर दी जिसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सो प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड विद प्री प्लान सक्सेशन। 1 ईयर रोटेशन के लिए ये है, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए भी होते हैं। एडवांटेजेस है, इट कंट्रोल्स वीड्स एंड पेस्ट। वीड्स और पेस्ट को ग्रो नहीं करने देते, क्योंकि कोई क्रॉप अगर 2 डिफरेंट हैं उनकी रेजिस्टेंस जो होती है वीड्स और उसके लिए, पेस्ट के लिए, वो अलग अलग होती है। तो अगर एक वीड्स और पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट है तो दूसरे के लिए भी वो हेल्पफुल होगी, वो उन वीड्स को वहाँ पर ग्रो होने नहीं देगी। तो हम क्रॉप का सिलेक्शन भी, इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा प्री प्लान सक्सेशन, हम क्रॉप का सिलेक्शन भी ऐसे करते हैं कि अगर एक को पेस्ट लग जाता है आसानी से, दूसरी क्रॉप का सिलेक्शन करें जिसको नहीं लगता और वो उसके लिए हार्मफुल है, पेस्ट के लिए हार्मफुल है, तो वहाँ पर पेस्ट ग्रो करेंगे ही नहीं। तो हमारा जो प्रोटेक्शन है क्रॉप की वो डबल हो जाएगी। दूसरा, नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज जो होती है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों भाई? ऑलरेडी हमारी सॉइल जब फर्टाइल हो रही है, एक जो लेग्यूमिनस प्लांट है जो सॉइल को फर्टाइल कर रहा है, तो हमारे को ज़रूरत ही नहीं है फिर फर्टिलाइजर्स आर्टिफिशियली प्रोवाइड करने की। सो दिस टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इज़ वेरी हेल्पफुल। So these are the 3 cropping pattern which increases the crop production. So here we come to the end of the crop production management, जिसके अंदर हमने type of cropping pattern, water management और nutrient management हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी यहाँ पर क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, कि हम क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। क्रॉप को बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है, वीड्स से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है, हमारे को पेस्ट से, डिजीज़ से प्रिवेंट करने की ज़रूरत होती है। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल दैट टाइम टेक केयर, और कोई भी क्वायरी आप कमेंट सेक्शन में लिख कर मेरे को भेज सकते हैं। बाय, हैव अ नाइस टाइम।